हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था आंग्ल मराठा संघर्ष, जिसके 2 चरण में आपको करवा चुकी थी, बाकी के 2 चरण बाकी थे। यानी कि आंग्ल मराठा संघर्ष, अंग्रेज और मराठों के बीच में जो संघर्ष हुआ था वो कोई एक युद्ध नहीं था कि उस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को परास्त कर दिया हो और मराठों की शक्ति क्षीण हो गई हो। ये एक लंबा संघर्ष था जो कि बहुत लंबे समय तक चला था। ठीक है, यानी कि लगभग जो है 1771 से लेकर जो है 1818 तक ये एक लंबा संघर्ष था, जिसे कि 4 भागों में विभाजित किया जाता है। आंग्ल मराठा संघर्ष यानी मराठा, वो मराठा जिसमें सिर्फ पेशवा ही नहीं था, पेशवा के अलावा जो है उसके और भी, यानी मराठा संघ जो है कम से कम 4 से 5 भागों में विभाजित हो गया था। जैसे होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पेशवा, पूना के आसपास जो एरिया था, क्षेत्र था, वहाँ पेशवा था, होलकर थे, सिंधिया थे, ठीक है, गायकवाड़ थे। तो इस तरीके से जो है मराठा जो संघ है वो संघ पूरा का पूरा जो है 4 से 5 भागों में विभाजित था। और वो जो है पूरे के पूरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा जो है दक्षिण के पूरे भाग पर अपना साम्राज्य कर रहे थे। जिस समय मराठा अपनी शाखाओं के रूप में या पूरी तरह से जो है पल्लवित हो रहा था, तो उस समय भारत में अंग्रेजों का भी साम्राज्य था। उस समय भारत में अंग्रेज भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और उनकी एक ही महत्वाकांक्षा थी, यानी अंग्रेज गवर्नर जनरलों की एक ही महत्वाकांक्षा थी कि किसी भी तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य को पूरी तरीके से फैलाना है, विस्तृत करना है और मराठा संघ को पूरी तरीके से विघटित करना है। जब दक्षिण भारत में मैसूर पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया, तो उसके बाद मराठा बचे थे और मराठों की शक्ति को खत्म करना अंग्रेजों की फर्स्ट प्रायोरिटी थी। यानी कि दक्षिण में यदि उनको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो मराठाओं की शक्ति को खत्म करना है। मैसूर से निपटने के बाद उन्होंने मराठाओं की तरफ पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर दिया था। जैसा कि हमने पढ़ा था, प्रथम मराठा संघर्ष और उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष हमने पढ़ा था। 1803 से 1806 का जो समय है ये एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि लॉर्ड वेलेजली भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली के समय में लॉर्ड वेलेजली की एक प्रमुख फेमस संधि रही थी, जिसे कि सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। वो सहायक संधि, जिस सहायक संधि के अंतर्गत जो है लगभग भारत के समस्त राज्यों को उसने अपदस्थ कर लिया था या भारत में विलय कर लिया था। सहायक संधि उन पर जबरदस्ती थोपी गई और जबरदस्ती थोपने के बाद उन राज्यों की शक्ति क्षीण हो गई और शक्ति क्षीण हो गई तो उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो जब ये सहायक संधि का प्रेशर मराठों के ऊपर पड़ा तो उस समय मराठाओं की शक्ति इतनी भी क्षीण नहीं हुई थी, उन्होंने सहायक संधि को मानने से बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, यानी मना कर दिया। अब जब सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया तो लॉर्ड वेलेजली के पास सिर्फ एक ही जो है सॉल्यूशन था, युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत जो है पेशवा पर सहायक संधि का प्रेशर डाला गया और उस समय में एक और महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि ये मराठा जो संघ है, जिसमें कि बड़ौदा के गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया और पेशवा, ये जो 5 जो संघ था, इस संघ में आपसी फूट रही और आप एक दूसरे के ऊपर ये आक्रमण करते रहे। अब इसका फायदा मिला था लॉर्ड वेलेजली को। लॉर्ड वेलेजली ने पेशवा पर प्रेशर डाला। दूसरा जो है होलकर, सिंधिया का प्रेशर भी था पेशवा पर। तो इस डर से जो है पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, जिसे कि बसीन की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1803 बसीन की संधि जो है एक महत्वपूर्ण संधि के रूप में है। 1803 में लॉर्ड वेलेजली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ जो है ये बसीन की संधि हुई थी। ये एक ऐसी सहायक संधि थी जिसमें पेशवा ने अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों को दे दी, यानी अब पेशवा के पास कोई आंतरिक स्वतंत्रता बची नहीं थी। तो इस बात से जब बसीन की संधि कर ली थी पेशवा ने, तो इस बात से सिंधिया, होलकर बहुत ज्यादा नाराज थे और पूरी तरीके से जो है भोसले, होलकर, सिंधिया, पूरा संघ जो है वो पेशवा से नाराज था। इस डर से उन्होंने जो है, यानी कि सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, इन लोगों ने जो है पेशवा पर आक्रमण भी किया और उस डर की वजह से जो है पेशवा अंग्रेजों की शरण में भी चला गया था। तो ये था हमारा द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। तो उसके बाद जो है अंग्रेजों ने इस संघ पर भी अपना अधिकार कर ही लिया था, इन्हें भी जो है एक संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन अभी भी जो है अंग्रेज मराठों की शक्ति को पूरी तरीके से छीन नहीं कर पाए थे।
द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष होते होते अंग्रेज मराठों पर हावी हो चुके थे, अंग्रेज मराठों पर अपना अधिकार कर चुके थे, लेकिन मराठों की शक्ति को पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं किया गया था। तो अब अंग्रेजों का मेन उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से जो है मराठों की शक्ति को खत्म किया जाए और दक्षिण भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया जाए। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष तक आते आते जो है मराठों की शक्ति लगभग क्षीण हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। उसके बाद जो है अब हमारा स्टार्ट होता है तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत जो है आपने जैसे देखा, अब मैंने बताया आपको कि सिंधिया और गायकवाड़ इन्होंने पेशवा पर द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष में कार्रवाई की थी, लेकिन होलकर जो है वो द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत चुप था, शांत था। अभी तक अंग्रेजों ने होलकर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी, होलकर अभी बचा हुआ था बिना कार्रवाई के। तो अंग्रेजों ने यानी कि उस समय में जो है लॉर्ड कर्जन ने होलकर को एक सहायक संधि करने के लिए पूरी तरीके से उसको आमंत्रित किया, या होलकर पर प्रेशर डाला गया था सहायक संधि का, लेकिन होलकर ने मना कर दिया। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष जो है वो होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष होलकर और अंग्रेजों के बीच में ही हुआ था। अंग्रेजों ने होलकर पर सहायक संधि का प्रेशर डाला। ठीक है, सहायक संधि का अंग्रेजों ने सहायक संधि का प्रेशर होलकर के ऊपर डाला। होलकर ने सहायक संधि मानने से बिल्कुल मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो इस बात से जो है लॉर्ड कर्जन बहुत ज्यादा नाराज हुआ था और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने होलकर के विरुद्ध युद्ध कार्यवाही कर दी, यानी सैन्य कार्यवाही कर दी। उसी समय होलकर जो है वो भरतपुर के राजा के पास सहायता के लिए पहुंच गया, और भरतपुर के राजा ने जो है, भरतपुर में जाट राजा थे उस समय में, तो भरतपुर के राजाओं ने उसको सहायता दी, और सहायता देकर जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करने निकल गया। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी सेना का जो प्रहार था वो बहुत तेज था, जिसे कि पूरी तरीके से होलकर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसकी सेना छिन्न भिन्न हो गई। अंग्रेजों ने होलकर को परास्त कर दिया। अब जब होलकर परास्त हो गया तो वो वापस जो है भरतपुर के जाट राजा के पास चला गया था शरण लेने के लिए। उस समय उसको शरण तो मिल गई, लेकिन इन दोनों के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा था। अब उसी समय में जो है गवर्नर जनरल परिवर्तित हो गए, यानी कि अब नए गवर्नर जनरल बनकर आए थे जॉर्ज बार्ले। जॉर्ज बार्ले नए गवर्नर जनरल बनकर आए। जॉर्ज बार्ले को जब भारत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का नया गवर्नर जनरल बनाया गया, तो उसके बाद जो है जॉर्ज बार्ले ने समय और परिस्थितियों को देखकर उसने जो है होलकर के साथ संधि कर ली। ठीक है, जॉर्ज बार्ले ने संधि कर ली कि होलकर और अंग्रेज जो है एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे, समय पर सहायता करेंगे, इसके अलावा जो है आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, एक अस्थायी संधि थी ये, और जॉर्ज बार्ले क्योंकि युद्ध को वो जारी नहीं रखना चाहता था, परिस्थितियां उस समय ऐसी नहीं थी, उन चीजों को देखकर जो है अस्थायी संधि होलकर के साथ अंग्रेजों ने कर दी। अब जब ये संधि हो गई तो कुछ समय के लिए अवश्य जो है मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध शांति रही। ठीक है, जब तक जॉर्ज बार्ले भारत में रहा तब तक जो है शांति रही, लेकिन जैसे ही जॉर्ज बार्ले भारत से गया और नया गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो भारत का नया गवर्नर जनरल बनकर आया और हमारा स्टार्ट हो जाता है चतुर्थ आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मराठा संघर्ष यहाँ से शुरू हो जाता है। चतुर्थ आंग्ल मराठा संघर्ष 1813 में, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग भारत का नया गवर्नर जनरल बनकर आया। अब जब लॉर्ड हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनाया गया तो उसकी एक ही महत्वाकांक्षा थी, यानी पूरी महत्वाकांक्षा वो लंदन से ये लेकर ही आया था कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य तो विस्तार करना ही है, साथ ही भारत में जो भी शासक बचे हुए हैं उनकी शक्ति को पूरी तरीके से खत्म करना है और भारत के पूरे भारत पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित करना है। तो जब इस इच्छा से वो
आया था। वैसे भी लॉर्ड हेस्टिंग को एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल कहा जाता है। उसके समय में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग ये वो गवर्नर जनरल हैं जिन्हें कि साम्राज्यवादी गवर्नर जनरलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड क्लाइव, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत पहले पूर्व में पढ़ाया है आपको कि लॉर्ड क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक गवर्नर जनरल कहा जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने ही प्लासी का युद्ध लड़ा था। लॉर्ड क्लाइव ने ही बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की थी और अन्य शासकों से। तो इस तरीके से जो है ये जो गवर्नर जनरल हैं, ये गवर्नर जनरल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक माने जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तारक माने जाते हैं। हेस्टिंग जब भारत में आया तो उस समय भारत की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों का उसने पूरा फायदा उठाया और फायदा उठाकर उसने पूरी तरीके से जो है मराठा संघ जो था, यानी मराठा संघ उस समय में 4 प्रमुख जो थे वही थे, पेशवा थे, भोसले थे, होलकर थे और गायकवाड़ थे। ठीक है। पेशवा मैं लिख देती हूँ, मराठा संघ, मराठा संघ में कौन कौन सम्मिलित था? पेशवा, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया। ठीक है। पेशवा, होलकर, गायकवाड़ और सिंधिया। तो इस तरीके से जो है ये जो है इस संघ में सम्मिलित थे और इनका मेन उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से जो है अंग्रेजों की शक्ति को कमजोर किया जाए, लेकिन उनकी शक्ति को कमजोर करना इतना आसान नहीं था। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि पेशवा भी अंग्रेजों से संधि कर चुका था। इसके अलावा जो है प्रत्येक संघ को भी अंग्रेज हरा चुके थे। अब जब वो हरा चुके थे तो उसके बाद जो है फिर भी इन्होंने एकजुट होकर कोशिश की किसी भी तरीके से जो है अंग्रेजों से मुकाबला किया जाए। ठीक है। तो उसके बाद जो है मराठा संघ जो था, इस संघ के द्वारा कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से जो है अंग्रेजों को परास्त किया जाए, अंग्रेजों के चुंगल से बाहर निकला जाए, लेकिन कोई रास्ता था नहीं। और उसमें भी जो है लॉर्ड हेस्टिंग जैसा गवर्नर जनरल भारत में आ चुका था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में साम्राज्य का विस्तार करना। तो उसी समय में 1818 में, ठीक है, 1818 में जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। जब सहायक संधि स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, साथ में इन होलकर, गायकवाड़, सिंधिया इनको भी जो है सहायक संधि करने के लिए मजबूर किया गया। तो पेशवा ने, क्योंकि वैसे तो पेशवा बसीन की संधि कर चुका था लेकिन वो सहायक संधि नहीं थी। ठीक है। अब 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने बिल्कुल डायरेक्ट जो है पेशवा के साथ सहायक संधि करने के लिए कहा, प्रेशर डाला उसके ऊपर। और जब पेशवा ने सहायक संधि मानने से अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, तो हेस्टिंग ने सीधे जो है युद्ध कार्यवाही शुरू कर दी। ठीक है। अब जब युद्ध कार्यवाही शुरू कर दी तो क्योंकि इनकी सेना इतनी बलशाली नहीं थी, सेना संख्या में अधिक थी लेकिन तकनीकी आधार पर पिछड़ी हुई थी, यूरोपीय पद्धति के आधार पर सेना को प्रशिक्षित नहीं किया गया था, जो कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण था। दूसरा जो है इनमें किसी भी तरीके का जो है एक मिल के आक्रमण करना है, इस तरीके की रणनीति इन्होंने कभी बनाई नहीं। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जब 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठा संघ के ऊपर आक्रमण किया तो मराठा संघ यानी सबसे पहले पेशवा के ऊपर किया था, पेशवा बुरी तरीके से परास्त हुआ और पेशवा को एक पेंशनर बना दिया गया। ठीक है। पेशवा का पूरा पूना जो राज्य है वो अंग्रेजों ने पूरी तरीके से हड़प लिया और हड़पने के बाद जो है पेशवा को बिठूर एक पेंशनर के रूप में भेज दिया। ठीक है। एक पेंशनर बना दिया था पेशवा को और पेशवा को बिठूर में एक पेंशनर के रूप में भेज दिया गया। अब पेशवा के पास कोई शक्ति नहीं थी, पूना और उसके आसपास का पूरा साम्राज्य पेशवा का अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। और वैसे ही सिमिलर होलकर, गायकवाड़ और सिंधिया के साथ भी जो है संधियां की गई, उनके राज्य को भी अंग्रेजी साम्राज्य में लगभग मिला लिया गया था, उन्हें एक छोटी छोटी जो है रियासत जैसी दे दी गई थी। तो इस तरीके से मराठा संघ जो है वो पूरी तरीके से परास्त हो गया, मराठा संघ का विघटन हो गया और मराठों पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ये कह लीजिए कि मराठाओं पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो गया। वो मराठा जिन्होंने भारत में लंबे टाइम तक साम्राज्य किया था, एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया और बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया था, उस साम्राज्य का अंग्रेजों ने पूरी तरीके से खात्मा कर दिया था 1818 में। ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से जो है आंध्र मराठा संघर्ष जो है हमारा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। चारों पार्ट इसके महत्वपूर्ण हैं। यदि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है
आंग्ल मराठा संघर्ष का विवरण कीजिए, विश्लेषण कीजिए, व्याख्या कीजिए। हाँ, इसमें कभी कभी जो है इंक्लूड कर सकता है एग्जामिनर कि समीक्षा कीजिए। ठीक है, मराठा आंग्ल संघर्ष का विवरण कीजिए या व्याख्या कीजिए और इसकी समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। या फिर कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आंग्ल मराठा संघर्ष की विवेचना करते हुए मराठे क्यों परास्त हुए, विवरण कीजिए, तो वो समीक्षा में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मराठों के ऊपर जो ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा ही लिखना है। पूरे चारों चरण जो हैं इसके महत्वपूर्ण है, चारों चरणों के बारे में हमें लिखना है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो है समीक्षा। ठीक है, समीक्षा कह लीजिए या मराठाओं की हार के कारण। मराठों की हार के कारण आप इन पॉइंट्स को दोनों में लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है मराठाओं की हार के कारण, आंग्ल मराठा संघर्ष तो आएगा ही साथ में, सिर्फ मराठाओं की हार के कारण नहीं आएगा पॉइंट, उसके साथ जो है साथ में आ सकता है, लेकिन अकेला नहीं आएगा, इंडिविजुअल नहीं पूछा जा सकता। तो या समीक्षा पूछी जाए तो आप मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताऊंगी, वो आप समीक्षा में भी लिख सकते हैं और वो आप मराठाओं की हार के कारणों में भी लिख सकते हैं इजीली। तो यदि हम मराठाओं की हार के कारण पूछें, मराठाओं की हार के जो प्रमुख कारण थे वो जो है पूरी तरीके से 3-4 पॉइंट्स के अंतर्गत हम उन्हें जो है लिख सकते हैं। सबसे पहला जो कारण था वो था मराठाओं में फूट। ठीक है, मराठाओं की फूट। आंग्ल मराठा संघर्ष की समीक्षा का पहला पॉइंट जो आएगा या मराठाओं की हार का जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा मराठाओं की फूट। और इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर है कि मराठाओं की हार जो है वो उनकी आपसी फूट की वजह से हुई थी। यदि उनमें आपस में एकता होती तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि अंग्रेज जो है इतनी बड़ी शक्ति को समाप्त कर सकते थे, क्योंकि संघ काफी बड़ा था, काफी मजबूत था, लेकिन फिर भी जो है अंग्रेजों ने मराठाओं को परास्त कर दिया। तो वो उनकी आपसी फूट थी, लगातार वो लड़ते रहे, कभी भी जो है उन्होंने अपनी शक्ति को एक करके अंग्रेजों से मुकाबला करने की कोशिश नहीं की और उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने मराठों को परास्त कर दिया था। ठीक है, 4 संघ था उनका, जो मजबूत संघ था जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, पेशवा सम्मिलित थे, लेकिन फिर भी उस संघ ने कभी एक साथ मिलकर जो है आक्रमण करने की नहीं सोची, न ही जो है सुमिल के आधार पर कुछ कार्यवाही करने की कोशिश की थी और उसका दुष्परिणाम उनके सामने था। ठीक है, तो आपसी फूट जो है वो एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा पॉइंट आएगा इसमें सेना नायक। सेना नायक, ठीक है, यानी कि मराठाओं के सेना नायकों की बात की जाए जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जिसमें कि सिंधिया दौलत राव सिंधिया था, जिसमें कि महाराव राव होलकर था। तो ये जो सेना नायक थे ये इतने योग्य सेना नायक थे जितने कि लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड वेलेजली था, लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है, उनके मुकाबले में ये सेना नायक थोड़े फीके रहे, इनकी रणनीति में कमी थी। इन्होंने पूरी तरीके से युद्ध करने से पहले जो है एक होमवर्क जैसे किया जाता है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से डिसीजंस लेने चाहिए। डिसीजंस पावर इनकी वीक रही और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ये सेना नायक जो है अंग्रेजों से लड़ने में थोड़े से कमजोर साबित हुए। अब जब वो कमजोर साबित हुए तो अंग्रेज गवर्नर जनरल जो है ज्यादा मजबूत साबित हुए थे। ठीक है, ये भी एक कारण था। तीसरा इसमें कारण था सैन्य कमी। सेना की यानी सेना की संख्या में कोई कमी नहीं थी, संख्या काफी थी। मराठों के पास जो है एक बड़ी विशाल सेना थी जिसकी संख्या भी अत्यधिक थी, लेकिन यदि सेना में कुछ कमी थी तो वो थी तकनीकी प्रशिक्षण की कमी। अंग्रेजों की सेना यूरोपीय पद्धति पर आधारित थी, लेकिन मराठों की सेना हमारी पुरानी भारतीय पद्धति पर ही आधारित थी। वही भारतीय पुराने अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, वही उनकी रणनीति थी, वही उनके लड़ने के तरीके थे, जिसकी वजह से जो है अंग्रेजी सेना हमेशा हावी रही, पूरी तरीके से जो है अंग्रेजी सेना हमेशा प्लस में रही और मराठाओं की सेना हमेशा कमजोर साबित हुई थी। तो सैन्य कमी भी एक कारण माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक और कारण इसमें हम इसमें लिख सकते हैं समीक्षा के अंतर्गत कि मराठों ने हमेशा जो है साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया, सरदेश मुखी वसूल करने पर ध्यान दिया, लेकिन कभी भी उन्होंने आम जनता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसका परिणाम ये था कि जो अमीर वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, वो उनसे थोड़ा सा नाराज था, क्योंकि मराठाओं ने अपने पास धन संचय कर लो, ये इच्छा तो उनकी अवश्य रही, लेकिन जनता, व्यापार, उद्योग धंधे, इनको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है ये उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया था। तो अब इसका परिणाम ये था कि जनता भी उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराज थी। ऐसा नहीं कि जनता ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया हो, बिल्कुल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मराठाओं की हार में इसका भी एक योगदान माना जाता है कि
मराठाओं की प्रशासनिक जो गुण हैं वो थोड़े से कमजोर साबित हो रहे थे। तो इस तरीके से मराठाओं के हार के कारण और आंग्ल मराठा संघर्ष की हम समीक्षा करें तो हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को विस्तार करने में गवर्नर जनरलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। गवर्नर जनरलों ने अपनी शक्ति के आधार पर, अपनी बड़ी सैन्य शक्ति के आधार पर भारतीय मराठा शासकों पर प्रेशर डाला और पूरी तरीके से जो है मराठा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, वो मराठा साम्राज्य जिसने लंबे टाइम तक पूरे भारत पर अपना एकाधिकार किया था, वो मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के सामने पूरी तरीके से खत्म हो गया था 1818 ईस्वी तक। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये था हमारा आंग्ल मराठा संघर्ष। आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में बनता है पूरे जो है चतुर्थ 4 चरण हैं इसके, जो कि हमें लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कल हम टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे हमारा गोद निषेध नीति, लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। ओके, थैंक यू।